हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। और क्या हालचाल आप सबके? और कैसे है आप लोगों की पढ़ाई? और कैसी है आप लोगों की लिखाई? जल्दी जल्दी बता दो, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है? बोलो बोलो भाई। क्या आपने इससे पहले वाले चैप्टर का वन शॉट देख लिया? क्या आपने बाकी सब्जेक्ट के वन शॉट देख लिए? क्या आपने ये अभियान में पार्टिसिपेट कर लिया? क्या अभियान क्या है सर? बेटा अभियान है हमारे को CSEET पास करना है। ये हमारा अभियान है, ये हमारा संकल्प है और ये हमारा वो है, दृढ़ संकल्प है कि हमारे को CSEET अक्टूबर में अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो चलो सर, क्या चलेगा अभी तो मेरे बेटा, हम ना आज हमारे जो अभियान बैच है इसमें आज हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे और नेशनल इनकम के सारी चीजों को वन शॉट में खत्म करेंगे, एक बार में खत्म करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं तो उनके फॉर्मूले वगैरह क्या हैं वो सब कुछ भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आओ बच्चों। सर अगर आज की क्लास के नोट्स चाहिए होंगे तो कहाँ जाना है? बेटा आज की क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो आप CS वाला बाय PW की ऐप पे जाइए या फिर आप लॉग इन करिए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाकर आपको इनरोल करना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। डन ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अभियान बैच का नाम है बेटा, है ना? ये ध्यान रखना, बैच का नाम है अभियान। सर एकदम जीरो से शुरू करूंगा और फिर शुरुआत की क्योंकि बातें बहुत बेसिक सी हैं, फिर हम मेन मेथड्स पे आ जाएंगे। नेशनल इनकम के मेथड सबसे ज्यादा काम के होते हैं, ठीक है? शुरुआत में तो बेटा बहुत सिंपल सी बातें हैं, तो आप मेरी वो सिंपल सी बातें सुनिएगा, फिर आपको आनंद आएगा, आप आनंदित होंगे। देन उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सर समझते हैं ध्यान से, ठीक है? लेट्स से ये क्या बनाया बेटा? सर ये हमने इंडिया बनाया, ठीक है सर? सर ये इंडिया में ये लोग कौन है? ये लोग है बेटा, लोग, ठीक है? सर ये लोग कौन है बेटा? ये लोग है प्रोड्यूसर्स। सीधा मैं पढ़ाई लिखाई पे आ रहा हूँ। हाँ बेटा, नो इधर उधर की बात है, सीधा पढ़ाई लिखाई। ये सारे लोग प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के ये जो बेटा इंडिया बना है ना, ये भारत की सरजमी है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे हम डोमेस्टिक बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ इन वन अकाउंटिंग ईयर या इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के दौरान जितना भी प्रोडक्शन होता है, देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग GDP कहते हैं बेटा। GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना होगा बेटा। यही है इस पूरे चैप्टर का कर्ता धर्ता, यहीं से शुरू होती है सारी बातें। सारे प्रोड्यूसर लोग पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लैंड पे काम हो रहा है, उन्हें उसे रेंट मिल रहा है, लेबर काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, हर तरफ काम हो रहा है, सरकारें काम कर रही है, हर कोई काम कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई इनकम कमाई जाती है, कमाने को बोलते हैं बेटा अर्न। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई इनकम अर्न करी जाती है तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। वाह सर वाह, गजब। हाँ, और डोमेस्टिक इनकम को हम हमारे इस चैप्टर में डिनोट करते हैं NDPFC से। आई होप बच्चों आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना इसका पूरा नाम तो सुन लो बेटा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और FC का मतलब है सर एट फैक्टर कॉस्ट। तो पूरे देश में, पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी इनकम कमाया जा रहा है बेटा, कमाने वाली इनकम, मतलब यहाँ पे सिर्फ फैक्टर इनकम का रेलेवेंस है। आपने सुना होगा ना, इनकम दो तरीके की होती है, फैक्टर और ट्रांसफर। तो यहाँ से फैक्टर इनकम का रेलेवेंस है।
तो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी जा रही है डोमेस्टिक टेरिटरी में उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं एनडीपीएफसी से और इसका पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ठीक है सर। सर इसी नेशनल डोमेस्टिक इनकम में अगर हम कुछ प्लस माइनस कर दें, अगर हम इसमें कुछ एडिशन कर दें, अगर हम इसमें, मैं समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, अगर हम इसमें कुछ एडिशन स्लैश डिलीशन कर दें तो वी विल बी एबल टू फाइंड, अगर हम कुछ एडिशन और डिलीशन कर दें तो वी विल बी एबल टू फाइंड, हमें मिल जाएगी हमारी मंजिल। और हमारी मंजिल क्या है सर? इस चैप्टर की हमारी मंजिल है नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमारे को पता होना चाहिए, क्या होती है, कैसे निकलती है, तो नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर। जैसे डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं, क्या नेशनल इनकम को भी कुछ कहते हैं? तो आंसर है हाँ बेटा, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी और पूरा नाम होता है बेटा इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे बेटा, अभी तो जस्ट शुरू करा है ना, धीरे धीरे करके सारी बातें हमारे को समझते हुए चलनी है। अभी तक मैंने क्या क्या बोला वो देख लो बेटा अच्छे से, सारी चीजें हम धीरे धीरे ओवर करेंगे, है ना, समय लगेगा अभी। यस सर। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये तो सीधा ही जा रहा है, इसमें नहीं हो पाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बेटा जो भी इनकम कमाई जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की हेल्प से ही हमारा डोमेस्टिक इनकम निकलती है, नेशनल इनकम निकलती है। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात रही टेक्निकल, यही काम की है, फॉर्मूले काम के हैं, अभी हमारे हम उस पे आएंगे। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे ना आईसीएसआई की, तो शुरुआत में ना कुछ थ्योरी गिवन है बेटा, थ्योरी, तो एक बार वो थ्योरी देख लेते हैं, बहुत ही रेलिवेंट है ना। हम मेथड पे आएंगे सादा सीधा, प्रिकॉशंस वगैरह करेंगे अच्छे से, वो सब कुछ हमारे काम के हैं। तो बेटा सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है सर? बेटा नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म, वाह सर वाह, which is interchangeably used with the national dividend। इसे नेशनल डिविडेंड कहते हैं, नेशनल आउटपुट कहते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, दुनिया इसे अलग अलग नाम से बोलती है। ऑन द बेस दिस बेसिस नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारी तरीके से डिफाइंड है। इन कॉमन पार्लेंस, कॉमन पार्लेंस का मतलब होता है बेटा आम भाषा, नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री। ये सबसे अच्छी लाइन है, एक साल के दौरान किसी देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी टोटल वैल्यू को ही नेशनल इनकम का नाम कहा जाता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन कही गई, मीनिंग कही गई। इन अदर वर्ड्स द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूइंग ऑफ टू अ कंट्री, किसी देश ने कितना इनकम कमाया, एक्रू मतलब कमाया, इन अ ईयर्स टाइम, एक साल के दौरान, उसे कहते हैं नेशनल इनकम। तो बेटा हम यही तो समझ रहे थे, एक साल के दौरान, एक साल के दौरान डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा बाहर से भी थोड़ा पैसा आता है, उसी को मैंने एडिशन डिलीशन लिख दिया। ये ना आप पढ़ोगे बेटा, इस एडिशन डिलीशन में जो मेन एडिशन डिलीशन होता है ना, वो एनएफआईए का होता है, एनएफआईए का। ये एडिशन डिलीशन हो गया तो हमारी नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। तो एक साल के दौरान हम लोगों ने, पूरे देश ने कितना पैसा कमाया इज नेशनल इनकम। राइट सर, ठीक है ठीक है। फिर ये बता रहा है इसके अंदर क्या क्या इनकम आती है, तो ये सब तो बेटा हमारे को डिटेल में पढ़ना ही है। वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, तो ये सब कुछ जब हम मेथड पढ़ेंगे तो डिटेल में तो आएगा ही आएगा। अभी हमने क्या सीखा सर? कुछ नहीं, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में एक साल के दौरान कितना प्रोडक्शन वगैरह करके गुड्स एंड सर्विस का जो पैसा कमाया इज नोन एज नेशनल इनकम। राइट सर, ठीक है ठीक है सर। नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये बता रहा है कि इसे निकालने के लिए ना डेप्रिसिएशन वगैरह प्लस माइनस करना होता है, एनएफआईए वगैरह प्लस माइनस करना होता है, तो वो तो मेरे को समझाना है, वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे तो हम मक्खन मलाई करके जाएंगे बढ़िया तरीके से। बोलो डन? यस सर। चलो सर, सर आ जाओ, हम पहले तीनों मेथड करेंगे, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी इनकम भी करेंगे और बीच में इसके प्रिकॉशंस कर लेंगे, चैप्टर खत्म। बहुत छोटू सा चैप्टर है सर। सर आओ शुरू करते हैं। इनकम निकालने के तीन मेथड है, मेथड है तीन, थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम
अकाउंटिंग। 3 मेथड है सर, कौन कौन से? आओ मैं बताता हूं। डरने की क्या बात है, हम आपके साथ हैं सर। पहला मेथड सर, दूसरा मेथड सर जी, तीसरा मेथड क्या है नाम इनके? आओ जी देखो। सबसे पहला मेथड शायद सभी जानते होंगे, हम इनका मेथड सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है सर। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ओके सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड पढ़ने हैं। एक्सपेंडिचर मेथड 3 ही होते ही हैं बेटा, इससे ज्यादा होते भी नहीं है ना। कहीं आप सोचो कि इससे भी ज्यादा भी होते हैं क्या? ना रे बालक ना, इससे ज्यादा नहीं होते। तो एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये 3 मेथड है सर। तीनों मेथड का नेशनल इनकम निकालने के लिए, हाँ, बट जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा, फॉर्मूला भी हम देखेंगे, है ना। तो जब हमारे को पता चलेगा नेशनल इनकम के इनकम मेथड से सीधा नेशनल इनकम नहीं आती, एनडीपीएफसी आता है, यानी डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड लगाकर निकलता है बेटा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और वैल्यू एडेड मेथड निकालकर लगाकर निकलता है GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है GDP MP के। तो ये सब कुछ कैसे होता है वो हमारी अब अगली स्लाइड्स में होने वाला है। तो अभी तो बस मेरे को आपको ये बताना था, ये तीनों मेथड हमारे को पता होने चाहिए, है ना। इन तीनों मेथड में हमारे को मेन क्या पता होना चाहिए सर? इनका फॉर्मूला आना चाहिए, और सर इन सब की ना वो है प्रिकॉशंस है, वो प्रिकॉशंस आनी चाहिए। ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है, डन ना। फिर उसके बाद प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम करके थ्योरी है, वो आएगी, उसके फॉर्मूले भी हैं पेपर में। इस बार जून वाले में वो आ चुका है। चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया बेटा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आया इस चैप्टर में से। सर इनकम मेथड, हाँ सर बेटा, इनकम मेथड की सबसे खास बात इससे निकलता है एनडीपीएफसी। सर कुछ लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा ना बेटा, सारा का सारा मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आपको बस पढ़ना है। एनडीपीएफसी निकलता है सर, एनडीपीएफसी का मतलब हो गया डोमेस्टिक इनकम। मतलब इनकम मेथड लगाकर सीधा डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होता है, सीधा का सीधा डोमेस्टिक इनकम ही मेजर कर लिया जाता है। अब इसे निकालने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए अपने को 5 आइटम्स चाहिए, 5। जैसे ये 5 आइटम खत्म, हमारा नेशनल इनकम का इनकम मेथड खत्म, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं सबसे पहला वर्ड, जिसका नाम है, जिसका नाम मैं यहां लिखता हूं। 5 आइटम चाहिए, ये मेरा पहला आइटम है। सबसे पहले आइटम का नाम है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं पूरा पॉइंट समझाऊंगा बुक के हिसाब से, जो भी बुक में लिखा है, एक्स्ट्रा भी बोल दूंगा, मैं समझाऊंगा सारा, लिखित में नहीं दिखाना, वो पीपीटी में लिख कर नहीं लाया मैं, सारा दिमाग में अपने डालो, क्योंकि ये याद करना है हमारे को, ठीक है सर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब हुआ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है, रिलेशनशिप है। और फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का बंदोबस्त करता है, लाइक पीएफ, ग्रेच्युटी, इन सब का इस्तेमाल वो करता है, जुगाड़ करता है, बंदोबस्त करता है। प्रोविडेंट फंड एग्जांपल के तौर पे लिख दिया बेटा पीएफ, है ना, पेंशन वगैरह सब कुछ इसी का पार्ट है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को पेमेंट करी, ये एक तरीके की इनकम है, इनकम है, इसलिए ये किसका पार्ट है? इसलिए ये इनकम मेथड का पार्ट है, ठीक है सर। बट 2 नोट देता हूं मैं बेटा, 2 नोट में से दोनों ही नोट बहुत बच्चों वाले, मतलब एक ही नोट का पार्ट बनाते हैं। एक होता है बेटा ओल्ड एज पेंशन, है ना, ओल्ड एज पेंशन मतलब होता है वृद्धा पेंशन। और एक होता है बेटा विडो पेंशन, विडो, विडो इसका मतलब होता है विधवा पेंशन, ठीक है। इन दोनों पेंशन की खास बात ये है, इन दोनों पेंशन की खास बात ये है कि सर ये दोनों पेंशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, सीओई का पार्ट नहीं बनती, नॉट पार्ट ऑफ सीओई। सर सीओई क्या हुआ बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को शॉर्ट में बोल दिया गया सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को शॉर्ट में बोल दिया सीओई।
तो ये सीओई का पार्ट नहीं बनता। जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है जॉब करने के बदले, अब उसकी मेहनत करवाने के बदले, उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट बनाते हैं और वो सीओई का पार्ट बन जाता है। ये पहला आइटम था, ठीक है। दूसरा, सर ऐसे करके जब आप बुक देखोगे तो यही लिखा हुआ है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, अभी हम यहाँ पे इसके सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं। सर दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मतलब जो प्लस होता है, बहुत इजी सा है। सारे बॉक्सेस में अलग अलग बनाऊंगा, टोटल 5 बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है, राइट सर। सर दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी। ये दूसरा है, रेंट एंड रॉयल्टी। इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे आरआर, जैसे ये सीओई था बेटा। रेंट भी तो लोगों की इनकम है और रॉयल्टी भी तो लोगों की इनकम है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, इसलिए इनकम मेथड में आया। रेंट जनरली पेड होता है, पेड ऑन टेंजिबल असेट्स बेटा, टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, सीन एक्सेट्रा, मतलब जिसे अपन टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल असेट्स है। मैंने आपको मशीन किराए पे दी तो रेंट मिलेगा, बिल्डिंग किराए पे दी तो रेंट मिलेगा, ठीक है। वेयर एज रॉयल्टी किस पे पेड होती है बेटा, इट इज जनरली पेड अपॉन इनटेंजिबल असेट्स। सर इनटेंजिबल असेट्स के कुछ एग्जांपल बताओ ना बेटा। इनटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल हो गए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजों के लिए जो पैसा दिया जाता है वो हो गई हमारी रॉयल्टी। इन शॉर्ट, है तो दोनों इनकम ना, है तो दोनों हमारी इनकम ना, और इसी वजह से ये हमारे इनकम मेथड का पार्ट बनता है। तो 5 आइटम्स जोड़ने हैं, जिसमें से हमारे कितने आइटम हो गए सर, 2 आइटम हो गए। तीसरा, सर तीसरे का नाम है सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरे का नाम है सर हमारा इंटरेस्ट। तीसरा आइटम का नाम क्या है सर हमारा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट कौन नहीं जानता है जग में। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ब्याज, यस ब्याज, नॉट प्याज। हाँ, कहीं सोच रहे प्याज ना सर, ब्याज। ये किसके ऊपर पे होता है बेटा, इंटरेस्ट पे किया जाता है। हम पे के नजरिए से सोच रहे हैं, मतलब सामने वाले को मिल रहा है, मिल रहा है मतलब इनकम। इंटरेस्ट इज पेड अपॉन, हम पे के नजरिए से देख रहे हैं, यहां पे से रिसीव के नजरिए से भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट इज पेड अपॉन कैपिटल बोरोड। अगर मैंने कैपिटल बोरो करा है तो फिर इंटरेस्ट पे होगा, और इंटरेस्ट पे हो गया तो ये किसका पार्ट बनेगा सर, ये बनेगा हमारे किसका पार्ट सर, ये पार्ट बनेगा हमारे इंटरेस्ट का, ठीक है। बट इसमें ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक नोट है, ध्यान से। नोट ये है, पेपर में लिखा आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, या इसे एक और नाम बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, दोनों वर्ड बोले जाते हैं। ये वाला इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता, नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये नहीं बनता, नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये नहीं जुड़ेगा, इंटरेस्ट में भी नहीं जुड़ेगा, ये से हटा देंगे। रीजन बेटा, रीजन मैं यहां पे भी बताना चाहता था। नॉट पार्ट ऑफ सीओई, ये सीओई का पार्ट नहीं है मतलब नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है ना, सीओई का पार्ट नहीं है मतलब नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। रीजन, क्योंकि बेटा इसे ना ट्रांसफर इनकम का रुतबा मिला हुआ है, ट्रांसफर इनकम मानी जाती है, और ये भी ट्रांसफर इनकम मानी जाती है, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनता, इसलिए इसे हटा दिया। इसलिए हमने इन दोनों इनकमों को हटा दिया है ये इनकम, बट क्योंकि ये कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, इसलिए हमारे को इससे प्लस नहीं करना। हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम से, ट्रांसफर इनकम हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। 3 पॉइंट होते हैं सर हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ है हमारा प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट का नाम है प्रॉफिट, फोर्थ पॉइंट का नाम है सर प्रॉफिट। और प्रॉफिट जाहिर सी बात है, ये रिस्क की लेने की वजह से मिलता है एंटरप्रेन्योर को, है ना। तो रिस्क का रिवॉर्ड टू एंटरप्रेन्योर, हमारे एंटरप्रेन्योर भाई साहब को रिस्क लेने का वो मिला है, फल मिला है, और फल का नाम है प्रॉफिट, ठीक है। सर ये फल ना 3 रूप ले सकता है, कितने रूप ले सकता है सर, 3। पहला, प्रॉफिट के 3 रूप, है ना। पहला सर, सबसे पहले तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स को बांटती है, डिविडेंड,
ये किसको पेड होता है बेटा? इट इज पेड टू शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स को पेड हो जाता है। क्योंकि ये पेड हो गया इसलिए इसे, क्योंकि ये बट गया इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये वो प्रॉफिट है जो बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया ना सर। ठीक है, ठीक है। तो ये डिविडेंड का प्रॉफिट का पार्ट है। दूसरा, कुछ वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेती है फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर में कोई दिक्कत आई, कोविड आ गया फिर से, या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो फ्यूचर के लिए रिटेन पैसा करती है कंपनी। पैसा अर्न को रिटेन कर लेती है, मतलब नॉट पेड टू शेयर होल्डर्स, नॉट पेड टू शेयर होल्डर्स। तो सरकार कंपनी बांटा क्यों नहीं? फ्यूचर की ग्रोथ करने के लिए, फ्यूचर के लिए सेव कर लिया है। ठीक है, ये नहीं बटा इसलिए हम इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं बेटा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, जिसे अपन रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। और तीसरा, जब सरकार डिविडेंड बढ़ गया, रिटेन अर्निंग्स हो गई, और अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो सरकार भी मुझसे टैक्स लेगी। सरकार टैक्स लेगी तो इसे बोला जाएगा बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर यू कैन से प्रॉफिट टैक्स। मैंने जो प्रॉफिट कमाया, इनकम टैक्स भी कह सकते हो आप इसे, मैंने जो पैसा कमाया सरकार उस पर टैक्स भी तो लेती है। मान के चलो मैंने 30 रुपए शेयर होल्डर को बांट दिए, 30 रुपए सेव कर लिए और 40 रुपए टैक्स भर दिया, तो बताओ मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा? 30 प्लस 30 प्लस 40, मतलब मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा सर? 100 रुपीज का, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये यही है, तीनों को जोड़ दो और प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। बताओ बेटा, क्लियर है क्या? यस सर, डन है। 4 पॉइंट हो गए हमारे। चारों किसकी बात है सर? चारों हमारी इनकम मेथड की बातें हैं। सारे के सारे ये इनकम मेथड के आइटम के नाम हमारे को याद होने चाहिए, नाम याद होने ही चाहिए। बुक में भी गिवन है और ये पेपर में आ भी सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम हर वर्ड को समझ रहे हैं बेटा। और एक लास्ट वर्ड और है ना? हाँ सर, ये 4 था, 5 बोले गए थे, तो दिस इज आवर 5th आइटम। ऐसे बोलते हैं बेटा, ऐसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, या इसे अदर मिक्स्ड इनकम भी कहते हैं। वो इनकम जो ऊपर वाले किसी 4 हेड में नहीं जा पाई, किसी भी रीजन की वजह से वो ऊपर वाले 4 हेड में बाइफरकेट नहीं हो पाई, तो उसे अदर मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं। तो कहता है ये वो लोगों की इनकम होती है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना, उनकी जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं अदर मिक्स्ड इनकम। डन ना? वो अदर मिक्स्ड इनकम में क्यों आई? सिंस कैन नॉट बी बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? इसे हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, इसे, अरे यार, इसे हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, सिंस इट कैन नॉट बी बाइफरकेटेड। ऊपर वाले 4 में इसे बांटना पॉसिबल नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मर्स की इनकम, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी और लेट से मेरी जूस की शॉप है तो उसकी इनकम, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग की इनकम इसके अंदर आती है। ये 5 टॉपिक जोड़ो और आपका सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और अदर मिक्स्ड इनकम जोड़ो, आपका एनडीपीएफसी रेडी है, मतलब डोमेस्टिक इनकम रेडी है, मतलब इनकम मेथड रेडी है। खत्म, यही है। भाई जानबूझकर मैंने लिखा है, बेशक 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, जानबूझकर लिख कर रहे हैं। मैं लिखा लिखाया भी ला सकता था, लेकिन जानबूझकर लिख कर रहे हैं कि आपका वर्ड, हर वर्ड पे फोकस जाए। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस सर। ये बात रही बेटा हमारी इनकम मेथड की। अब ना इनकम मेथड की एक खास बात सुनिएगा, खास बात है, छोटी सी बात है, बट हमने कितने नाम सुने सर? कितने वर्ड सुने सर? 5। इनकम मेथड की बात है, ठीक है? राइट सर। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकालने के लिए 5 चीजें जोड़ी। सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, जैसे हमने आरआर बोला,
फिर आई जैसे हमने इंटरेस्ट बोला, फिर पी जैसे प्रॉफिट बोला, और फिर अदर मिक्स्ड इनकम बोला, OMI। ये 5 आइटम जुड़े, है ना। इनमें से ये जो बीच के 3 आइटम है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को भी इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक नाम बोला जाता है। इसे बोला जाता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका मतलब ये हुआ, एक ये फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला ये कहने को अलग है लेकिन बात सेम ही है। इसमें हम लिख देंगे COE का COE, इन तीन की जगह आ जाएगा बेटा, इन तीन की जगह आ जाएगा वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर वो जो घिसा पिटा वर्ड था पहले वाला ही, अदर मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़कर हमारा, इन तीनों को जोड़कर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। तो ये बात भी हमारे को अच्छे से पता होनी चाहिए। पिछले पेज में जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे नाउ खत्म कर दिया। बोलो भाई, डन है? यस सर। टोटल कितने मेथड होते हैं सर नेशनल इनकम निकालने के? सर 3 मेथड होते हैं। इनकम मेथड जो हमने अभी करा, अब हम एक्सपेंडिचर करेंगे। वैल्यू एडिड सबसे छोटा होता है, उसे सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है सर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ खर्चे जुड़ेंगे सर, और इस मेथड की खास बात होती है, इससे ना GDP MP आता है। GDP MP को कुछ कहते नहीं है, जैसे NDP-FC को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, NNP-FC को नेशनल इनकम कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में से जो निकलता है उसका कोई नाम नहीं है सर, उसका कोई नाम नहीं है, उसे सिर्फ हम GDP MP कहते हैं, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं सर। यहाँ पे भी 5 चीजें हैं क्या? तो नो मेरे बेटा, यहाँ पे हमारी 4 चीजें। सबसे पहला है GDP MP निकलेगा, ठीक है ना। GDP MP निकालने के लिए यहाँ 4 खर्चे जुड़ेंगे। पहले खर्चे का नाम है PFCE, पूरा नाम लिख देते हैं हम इसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे ना मैं 4 हिस्से में बांट देता हूं ताकि ना हमारे को पूरा क्लियर रहे कि 4 आइटम होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस। ये 4 पार्ट हो गए, 4 बॉक्स हो गए, ठीक है सर। यस सर, यस सर, ये 4 पार्ट हो गए। चलो देखना ध्यान से, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं सर। पहले का नाम है PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है? मेरे बेटा खर्चे हैं, खर्चे। सर ये कौन कर रहा है? बेटा ये खर्चा इनकर्ड होता है, ये वो खर्चा है जो एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो इनकर्ड होता है। इनकर्ड मतलब होना। ये वो खर्चा है विच इज इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर लोग, ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग जो दुनिया जगत की गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, पेन पेंसिल कपड़े लत्ते जूता लैपटॉप कंप्यूटर फोन वोन सब, सारे के सारे खर्चे PFC का पार्ट बनते हैं। बट इसमें ना घर का खर्चा नहीं आता, घर खरीदने का खर्चा नहीं आता, वो किसी और के अंदर जाता है। घर से रिलेटेड खर्चा इसमें नहीं आता, ध्यान रखना। मैं ना एक बार ये लिख देता हूं, हाउस नहीं आता, लिख कर काटा, यहां पे नहीं आता, ये कहीं और जाता है ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नेचर का है बेटा, घर खरीदना इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस वजह से, ठीक है सर। दूसरा खर्चा बेटा, दूसरे खर्चे का नाम है GFCE। सर इसका पूरा नाम बेटा बहुत आसान है, सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर हमारे देश में सरकार भी तो बेचारी दिन रात मेहनत कर रही है, नहीं कर रही पता नहीं, लेकिन खर्चे तो कर रही है ना। हाँ, तो ये जो खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चे भी तो खर्चे हैं। खर्चा इज ए खर्चा, चाहे मैं करे, चाहे आप करे, चाहे सरकार करे, कोई भी खर्चा करे, खर्चा है ना। ये खर्चा कौन कर रहा है बेटा? ये खर्चा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार खर्च कर रही है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार ना आमतौर पर पब्लिक गुड्स पे खर्चा करती है, लाइक रोड, हाईवे, स्कूल, डिफेंस, इन सारी चीजों पे खर्चा करती है। तो ये भी खर्चा है ना, खर्चा है ना, खर्चा है। मतलब सर खर्चा है का मतलब ये हुआ कि
कि अब थोड़ा ठीक है, हाँ नहीं अभी भी ठीक नहीं है यार ये, लेकिन अरे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा जीएफसी का पार्ट बनेगा, है ना। खर्चा, सारे लेवल के खर्चे जोड़ने और बात बन जाएगी। यस सर। चलो एक बार इसे ट्राई कर लेता हूँ, बहुत टेढ़ा है। अरे पूरी की पूरी लाइन ही जा रही है ना, तो इसका तो कुछ तो जुगाड़ होता होगा। इसे डिलीट करते हैं। जुगाड़ ये है कि अब हम आंखों से देखकर बनाते हैं। हाँ अब ठीक लग रहा होगा ये, अब फिर भी ठीक है, नाउ बेटर है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ लाइन टेढ़ी खींची है। ठीक है। तो सर एक्सपेंडिचर मेथड के 4 आइटम में पहला पीएफसी, ये हाउस होल्ड के द्वारा खर्चे होते हैं ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विस। दूसरा जीएफसी, ये सरकार के द्वारा खर्चा होता है ऑन वेरियस पब्लिक गुड्स। तीसरा सर हमारी फर्म्स का खर्चा, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीसरे का नाम है बेटा जीडीसीएफ। सर पूरा नाम, बेटा पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ इसका पूरा नाम है सर, जीडीसीएफ। ठीक है। क्या होगा सर यहाँ पे, बेटा यहाँ पे ना फर्म्स, यहाँ पे ना जो फर्म्स होते हैं, फर्म्स बिजनेस, इनके इन्वेस्टमेंट आती हैं। इन्वेस्टमेंट से ही तो कल को कैपिटल बनता है। तो फर्म्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इसका पार्ट बनती है। इसके द्वारा, इसके अलावा जो यहाँ से घर कटा था वो भी इसी का पार्ट बनता है। ठीक है। बट इसमें ना एक ध्यान देने वाली बात होती है काफी ज्यादा। ये सब बेटा रिवाइज हो रहा है ना आप लोगों का? अगर नहीं हो रहा तो बेटा बहुत पिटोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर। ये जो है ना जीडीसीएफ, ये दो हिस्सों से मिलकर बनता है। एक जीएफसीएफ, पूरा नाम इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा 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 इसमें प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। याद आना चाहिए चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। भाई लोगों, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है तो निकलता है चेंज इन स्टॉक, और ये चेंज इन स्टॉक प्लस होता है। किसमें प्लस होता है सर? बेटा ये प्लस होता है हमारे जीएफसीएफ के साथ। तो ये दोनों चीजें प्लस होकर बनकर मिलती है हमारी जीडीसीएफ। अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ ना, तो ये एक तरीके से ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ठीक है। और दूसरा ये हमारे करंट एसेट्स के लिए, करंट एसेट्स के लिए। तो दोनों को जोड़कर इन्वेस्टमेंट बनती है, और इन्वेस्टमेंट को हम जीडीसीएफ कहते हैं। ये फर्म्स के द्वारा होता है। इसकी खास बात है, किसके द्वारा होता है? फर्म्स। हाउस होल्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा किए जाने वाले खर्चे। ये 3 खर्चे हमारे हो गए। सर एक खर्चा और है, मात्र जो भी बोलना बोलो, सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा और है। तो वो क्या है? तो आओ शुरू करते हैं। सर बाहर के लोग भी तो हमसे बहुत खरीदते हैं, इंडिया के बाहर के लोग हमसे खरीदते हैं, हम भी उनसे बहुत खरीदते हैं। तो चौथा खर्चा का नाम है, बेसिकली खर्चा नहीं है, 2 चीजों का नेट है, नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें हम इंडिया के बाहर, यानी ये क्या कलर है भाई, इसमें हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के साथ जो हमारा लेन देन हो रहा है, इसे निकालने का तरीका होता है सर बहुत आसान। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या कर दो? माइनस, तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब इसमें ना ध्यान देने वाली बात है, ये जो नेट एक्सपोर्ट है ना, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है। बेटा एक्सपोर्ट को x से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को m से। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है तो जीरो, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो पॉजिटिव, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो नेगेटिव। तो इसलिए ये इसकी यूनिक बात है कि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट तीनों हो सकता है।
प्लस माइनस इवन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे को अच्छे से माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये चारों खर्चे जुड़ेंगे, ये चारों के चारों खर्चे जुड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, फिर हमारा निकल कर आएगा सर जीडीपी एमपी। फिर जीडीपी एमपी में ना कुछ प्लस माइनस करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे, वो भी हम सीखेंगे, तो हमारा नेशनल इनकम तक निकल कर आ जाएगा। बताओ सर, दोनों मेथड भाई पूरे लिख कर करें। हाँ, आप भी इसे नोट कर लो। नोट पहले से हो रखे हैं तो बढ़िया, नहीं हो रखे हैं तो बेटा प्लीज पढ़ो। और मैं सच बताता हूं, हमेशा देखो इन क्लासेस में ना आपको कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं मिलेगी, नॉर्मल क्लास थोड़ी ना है। यहाँ तो आपका पेपर टारगेट पे है, अपन कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सारी पढ़ाई की बातें। तो ना आप पेन पेपर लेकर बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हुए चलो। हो सकता है आपने पहले कुछ ना सीखा हो, अब सीख लो। हो सकता है कुछ नहीं सीखा, अब सीख लो। पहले जो दिक्कतें थी उन्हें खत्म करने के लिए ही तो है वन शॉट, पूरा चैप्टर एक बार में गो थ्रू कर लो सर। पेन पेपर लेकर बैठा करो और कुछ कुछ चीजों को लिखते चला करो बेटा, बहुत बढ़िया वाला आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलो सर, देखो कितना मस्त लग रहा है। ये भी खत्म हो गया हमारा, ये भी खत्म हो गया, और अब हमारा चलेगा वैल्यू एडेड मेथड, तो जो कि हमारा लास्ट मेथड है वैम, ठीक है। इसे ना बेटा प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ये सबसे आसान मेथड होता है। रॉ मटेरियल से हमने फाइनल गुड्स बना दिए, तो जितने का मैंने वैल्यू एडिशन करा वो वैल्यू एडिट मेथड है। हमारे जैसे अलग अलग लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो जो जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है उसे जोड़ दो और नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें ना सबसे पहले निकलता है वैल्यू एडिशन, इसमें सबसे पहले निकलता है वैल्यू एडेड। उसे निकालने का तरीका होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने का मैंने सामान बनाया, लेट से मैंने सामान बनाया 1000 रुपए का, में से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट की वैल्यू को माइनस कर दो, है ना। आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट की वैल्यू को माइनस कर दो तो वैल्यू आउटपुट आ जाएगा। बट एक मिनट, मैं ये बॉक्स बनाने वाला था, बट अब इनके अंदर के पार्ट्स हैं, बट नहीं, बस इसे और डिटेल में देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक वो सामान जो मेरा बिक गया, सेल्स बना है तभी तो बिका होगा, दूसरा जो बन तो गया लेकिन बिका नहीं, इसे हम बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। बेसिकली इसको भी निकालने का तरीका सेम है बेटा, जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस सर ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से जैसे ही ओपनिंग स्टॉक माइनस होएगा तो चेंज इन स्टॉक आएगा, चेंज इन स्टॉक में सेल्स जोड़ दूंगा तो मेरा निकल कर आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ सर, ये हो गया एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। इनपुट का मतलब हो गया रॉ मटेरियल, जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स के खर्चे को अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो जैसे ही अपन इसमें से ये माइनस करेंगे हमारा वैल्यू एडिशन आ जाएगा। फिर वैल्यू एडिशन तीनों सेक्टरों का, ये तो सिर्फ मान के चलो एक सेक्टर का है, तीन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे करके जितने भी सेक्टर हैं सारे सेक्टरों का वैल्यू एडिशन जोड़ दो, सारे सेक्टरों का वैल्यू एडिशन जोड़ दो, सारे सेक्टरों का वैल्यू एडिशन जोड़ने के बाद निकल कर आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पूरा नाम है बेटा इसका ग्रॉस, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। डन। और फिर ये जो GVAMP आया सारा जोड़ने के बाद, सिग्मा करने के बाद, यही बराबर होता है GDP-MP के। खत्म, निकल गया, कुछ नहीं करना सर, एकदम बच्चों वाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं,
जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो निकल कर आ जाएगा वैल्यू एडेड मेथड से जीवीएएमपी, है ना। और फिर लास्ट में जाकर जीवीएमपी जीडीपीएमपी के बराबर होता है, प्लस माइनस करो, है ना। अगर मुझे ब्रेक डांस आता तो मैं ब्रेक डांस करके दिखा देता, बट बस मुझे यूं ही करना आता है और नहीं आता। मैं सीख लूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको भी सिखा दूंगा, फिर अपन मिलकर डांस करेंगे। हाँ, लेकिन मिलकर डांस करने के लिए मौका होना चाहिए, वो माहौल होना चाहिए। और मौका और माहौल जब बनता है जब बच्चे के रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं, रिजल्ट आना चाहिए उच्च कोटि का। उच्च कोटि के रिजल्ट में पार्टी होती है और पार्टी में मजा आता है, तो उस मजे के लिए आज उच्च कोटि का पढ़ना पड़ेगा। उच्च कोटि का पढ़ेंगे, उच्च कोटि की पार्टी करेंगे, ठीक है। ओके सर, तीनों मेथड हमारे डन है। ओके डन। अब ना बेटा कुछ ना फटाफट मैं प्रिकॉशंस की बातें कर लेता हूं, ठीक है। बहुत इजी है। आपको लगेगा सर ये भी कोई टॉपिक है यार, मैं बोलूंगा हाँ बेटा टॉपिक है। तो तीनों मेथड की प्रिकॉशंस ना मोर और लेस एक ही जैसी हैं, इसलिए मैंने एक ही बॉक्स बनाया है। तीनों मेथड की प्रिकॉशन मोर और लेस एक ही जैसी हैं। तो आओ शुरू करते हैं। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी। सावधानी मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं सारी बातें बताता हूं, बल्कि मैं एक्स्ट्रा ही बता दूंगा, सुनना। सर सब में ऑलमोस्ट सेम है, बस लिखने का नजरिया चेंज करना है, वो आपका ध्यान, आपकी ड्यूटी है। मैं सारे पॉइंट याद दिला देता हूं। सर सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनता। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनता। क्यों? सिंस ऑलरेडी एडेड इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन। जिस साल वो नया बना होगा उस साल नेशनल इनकम में जुड़ गया होगा, तो इस साल दोबारा के जोड़े, पुराना है ना, सेकेंड हैंड है, नहीं जुड़ेगा। बट कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, ये नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। क्यों सर? ये क्यों बनेगा जब सेकेंड हैंड गुड्स नहीं बन रहा था? ये क्यों बनेगा? टिक मतलब बनेगा। रीजन बेटा ये करंट ईयर की सर्विसेज है। सामान पुराना था लेकिन मैंने तो नया बिकवाने में हेल्प करा ना, मैंने पुराना सामान बिकवाने में हेल्प करा है, तो मेरी तो सर्विस नहीं है, करंट ईयर सर्विस है, देयरफॉर ऐड होएगा, ठीक है। तीसरा सर ट्रांसफर इनकम, जिसे हम यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसमें गिफ्ट, विडो पेंशन, ये सब कुछ एग्जांपल आते हैं, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। ये सब भी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनता। ध्यान रखना, नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ फैक्टर इनकम बनती है। ओनली फैक्टर इनकम टू बी कंसिडर्ड, ओनली फैक्टर इनकम बनती है, ठीक है। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ ना विंडफॉल गेन्स होते हैं बेटा। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जो कभी कभार इनकम होती है ना, लाइक लॉटरी की इनकम, है ना। तो ये सारी इनकम भी मेहनत की इनकम नहीं है, इसलिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनती। रीजन सर ये सारी ना ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, इसलिए नहीं बनती, ठीक है। इसके अलावा सेल परचेज ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सबको भी खरीदने बेचने की इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि कोई रियल असेट्स नहीं है इन्वॉल्व, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, नो प्रोडक्शन, ठीक है। देन इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज की इनकम ये कोई कहने की बात है सर? बताओ, इलीगल एक्टिविटीज की इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट बना दे सर, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो बेटा इलीगल एक्टिविटीज की इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि वो इलीगल है। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन लिखते हैं पहले। अब इसमें ना दो पॉइंट निकलेंगे, दोनों को आप पहले भी अलग अलग कर सकते थे, मैंने पहले अलग नहीं करके पहले पॉइंट बनाया, अब दोनों अलग कर देते हैं। गुड्स का अलग और सर्विसेज का अलग। तो बेटा
गुड्स का नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनता है, लेकिन सर्विसेज का नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनता। ये क्यों बनता है? क्योंकि इसकी वैल्यू एस्टिमेट करना आसान है। ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसकी वैल्यू एस्टिमेट करना आसान नहीं है। सारे बोल दिए भाई, इससे शॉर्ट और इससे क्रिस्प नहीं हो सकता। थैंक यू बोलो मेरे को, ऐसे नहीं जाने देंगे। क्लास अच्छी लग रही है क्या ये बता दो भाई। मैं 45 मिनट्स हो रहे हैं हमारे को, एग्जैक्ट 45 मिनट से सिर्फ बोल रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ पढ़ा रहा हूं, कुछ और नहीं। प्योर स्टडी, नथिंग एल्स। इन्वॉल्व रहो मस्त तरीके से। मस्ती के टाइम में मस्ती, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मस्ती में पढ़ाई और पढ़ाई में मस्ती दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर, ये क्लियर है हमारा प्रिकॉशंस। अगर पेपर में आया उधेड़ देंगे, चांसेस हैं बेटा इसके आने के, तो इथे अपन इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। सर अब क्या है बेटा, एक इससे पहले भी एक छोटी सी चीज, बहुत इजी है सर। ग्रॉस जिसे जी से डिनोट करते हैं, से अगर नेट निकालना है जिसे एन से डिनोट करते हैं, तो बेटा ग्रॉस से नेट पे आते हैं। अरे यार ये इरेजर बन जाता है अपने आप। तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। सर नेशनल जिसे एन से डिनोट करते हैं, डोमेस्टिक जिसे डी से डिनोट करते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हैं तो NFIA माइनस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो NFIA प्लस करते हैं। अभी NFIA मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा सर, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो NIT माइनस करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो NIT प्लस करते हैं। ये क्या होता है और मैं नीचे बता देता हूं। सर डेप्रिसिएशन का मतलब तो हो गया फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू गिर रही है सर, राइट। इसे ना क्वेश्चनों में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को बोला जाता है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ध्यान रखिएगा, है ना, डेप्रिसिएशन कहीं ढूंढ रहे हो और CFC गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो दिक्कत हो जाएगी। सर NFIA का पूरा नाम क्या है बेटा? NFIA का पूरा नाम है बाहर से आने वाली इनकम बट नेट करके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सारे पहले अल्फाबेट को जोड़ दो तो NFIA बन जाएगा। इसे निकालने के लिए फीफा माइनस फीटा करते हैं, फीफा माइनस फीटा करते हैं। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम, ये था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये बाहर से आया है, ये रिसीव्ड हुआ है, आगे एक और वर्ड लगा लो, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और ये है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हमारे देश में बाहर से पैसा आया में से हमारे देश में बाहर को पैसा गया, आया माइनस गया इज NFIA। तो ये प्लस माइनस करना है, कब प्लस कब माइनस वो ऊपर बता दिया। NIT मतलब बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए मैंने। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है सर? ये इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके निकलता है ना। क्वेश्चन में गिवन होगा इनडायरेक्ट टैक्स, या तो GST लिखा होगा या तो एक्साइज लिखा होगा, ये सब कुछ लिखा होगा, तो आप पहचान जाना ये सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ठीक है। सब्सिडी मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल हेल्प, सरकार देती है। तो ये 3 वर्ड हमारे लिए समझना जरूरी थे। ये 3 वर्ड के बिना हमारा आंसर सही नहीं हो पाता, है ना। ये तीनों को निकालने का नीचे हमने एक तरीका भी देख लिया है कि हाउ व्हाट इज दिस, इन सब के बारे में
प्रकाश डाल लिया ताकि ये सब कुछ हमारे इजिली दिमाग में रहे। बोलो डन। राइट सर, डन। अब क्या है सर? तो बेटा अब बहुत लिमिटेड टॉपिक बचे हुए हैं, सुनना ध्यान से। सर अगला टॉपिक क्या है बेटा? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर धरती का सबसे आसान टॉपिक होता है। इसमें ना रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है, या यू कैन से नॉमिनल से रियल निकालने में हेल्प मिलती है। सर ये नॉमिनल और रियल क्या होता है? तो बेटा रियल जीडीपी होती है वो जीडीपी जो कैलकुलेट होती है, याद करो किस पे, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो। जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट अभी का प्राइस या पुराना प्राइस? सर पुराना प्राइस। इसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बेटा बेस ईयर प्राइस, है ना। और ये वो जीडीपी होती है which is calculated using current year price, करंट अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से निकलता है। इसको निकलवाने में जो कॉन्सेप्ट हेल्प करता है उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। खत्म। कितना आसान है भाई ये, कितना ही बच्चों वाला टॉपिक है ये। बोलो डन। राइट सर, डन। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ ये 3-4 इनकम है बेटा, है ना। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। पर कैपिटा इनकम भी है लेकिन वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये 3 है, इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। यस 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 यस। हाँ अच्छे से पढ़ लो नलायको, वरना मैंने बॉक्सिंग भी सीखी है। मेरे को वो भी आता है, क्या कहते हैं, ब्लैक बेल्ट हूं मैं, मेरे पास ब्लैक बेल्ट है लेदर की, वो भी ठीक है। ओके, तो ब्लैक बेल्ट मेरे पास भी है। कहीं ब्लैक बेल्ट वो होती है ना बेटा, ब्लू बेल्ट होती है, ब्लैक बेल्ट होती है, वो कराटे में होती है ना, मैंने सुना है। तो मेरे पे ब्लैक बेल्ट है बट लेदर की है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर प्राइवेट इनकम, सर कुछ नहीं है यार ये। अगर आपको ये अभी तक का क्लियर है तो ये तो कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इनकम में सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात होती है, खत्म। बस ये ध्यान रखना, अब जो आप इनकम पढ़ोगे ना, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम भी आ जाएगी। यहाँ पे ना ट्रांसफर इनकम भी जुड़ने लग जाएगी, ट्रांसफर इनकम का भी रोल आ जाएगा। तो अवसर पढ़ते हैं। प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। पहली खास बात, इंसानों की इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी हो, चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे अदरवाइज। प्रोडक्टिव का मतलब सर फैक्टर इनकम, और अदरवाइज का मतलब यही तो है, फोकट की इनकम, ट्रांसफर इनकम, सारी इनकमें जुड़ जाएंगी। ठीक है, साथ के साथ कंपनी की रिटेन अर्निंग्स भी जुड़ जाएगी। इट कैन बी अराइव फ्रॉम एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी को यूज करके निकल सकता है, बस उसमें कुछ प्लस माइनस करना है। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम निकाल लो, नेशनल इनकम निकाल लो, फिर उसमें कुछ चीजें प्लस कर दो और माइनस कर दो और टाटा बाय बाय, क्वेश्चन खत्म। तो ये रहा प्राइवेट इनकम निकालने के लिए, मैं सीधा हाईलाइट करता हूं बेटा। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी में क्या प्लस करना है? सर ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट बोलो चलेगा, जो भी ट्रांसफर इनकम है सारी जुड़ेगी। फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता था, यहां जुड़ेगा, वहां लिखकर मना किया था, यहां जुड़ेगा। प्लस माइनस सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ना बेटा बुढ़ापे में मिलता है, अभी नहीं मिलता, इसलिए माइनस हो गया, है ना। और प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियों का पैसा हटा दिया। सर क्यों माइनस क्यों करा? क्योंकि बेटा सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल का निकालना है ना, इसलिए ये माइनस करना लॉजिकल है एकदम। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट माइनस करो, प्लस करो, माइनस करो सोशल सिक्योरिटी, और माइनस कर दो सरकारी सेक्टर की इनकम। जियो लाला। सर अगला, सर पर्सनल इनकम। बेटा पर्सनल इनकम में तो और पर्सनल हो जाएगा ये नाम ही है पर्सनल इनकम। यहाँ पे वहां था प्राइवेट भी, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल है, सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंसान, है ना। सारे सोर्सेस से ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम सारा मिलाकर बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये ध्यान रखना, अभी टैक्स नहीं पे हुआ, अभी टैक्स नहीं पे हुआ। अगर मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया तो फिर वो ये बन जाएगा, फिर वो ये बन जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। अभी टैक्स पे नहीं हुआ, ये लाइन बहुत काम की है सर, हाईलाइट कर देते हैं इसे। यहां पे ना अभी तक टैक्स पे नहीं हुआ, ये पेपर में आ चुका है इस बार, ये पेपर में आ चुका है बेटा, और इस पे इंपॉर्टेंट लिखवाया था पिछली बार हमने। इन 1 ईयर
पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, ये कभी नेशनल इनकम के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाली इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम भी आती है, ट्रांसफर पेमेंट भी आती है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। फॉर्मूला, सर पर्सनल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को उठाओ, कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड नहीं बटा उसे माइनस कर दो, कंपनी का प्रॉफिट का टैक्स माइनस कर दो, सोशल सिक्योरिटी माइनस कर दो। ये सब कुछ माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं मिला, इंडिविजुअल को नहीं मिला। प्लस कर दो ट्रांसफर पेमेंट क्योंकि मिला, प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट क्योंकि मिला। तो इन शॉर्ट, जो जो मिला प्लस जो जो नहीं मिला माइनस, खत्म। और फिर है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। सर ये क्या होती सी बेटा? डिस्पोजेबल इनकम सिंपल सी बात है, जितना भी मैंने जहां से भी पूरे साल भर में कमाया उसमें से टैक्स माइनस कर दिया। पिछले वाले में सब कुछ सेम था, बस टैक्स माइनस नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ टैक्स और माइनस कर दिया। तो सर देखते हैं, हाँ डिस्पोजेबल हो गया है ये सर। डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों सेम ही है बेटा। मींस एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जिसे मैं खर्च कर सकता हूं। द होल ऑफ पर्सनल इनकम कैन नॉट बी स्पेंट, सारी की सारी नहीं सेव कर सकता, बिकॉज इट इज द इनकम एक्रूज बिफोर डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स भी लगेगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिस्पोजेबल इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस बोले तो इनकम टैक्स माइनस करना है, यही है खास बात। इनकम टैक्स माइनस होने के बाद जो बचा, टैक्स माइनस होने के बाद जो बचा वो है डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स माइनस होने से पहले वाला बनता है पर्सनल इनकम, आफ्टर वाला डिस्पोजेबल इनकम। इसका फॉर्मूला, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, मतलब मेरे को अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो कितना मैंने खर्च किया, कितना मैंने सेव करा। मैंने 1000 रुपए खर्च करे थे, 500 रुपए सेव करे थे, बोलो कितने रुपए कमाए होंगे? 1500। ये आफ्टर टैक्स है, ये है आफ्टर टैक्स वार। ठीक है सर, खत्म। इसके अलावा ना बेटा एक और होता है बिना मतलब का है, पर कैपिटा इनकम। रियल इनकम भी है, रियल इनकम रियल जीडीपी जैसा होता है, मैं दोनों बता देता हूं। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये एवरेज इनकम होती है ना। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आ जाएगी। ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से एवरेज हमेशा ज्यादा आएगा, लेकिन रियलिटी में लोगों का हाल बुरा होगा। दूसरा रियल इनकम। सर रियल इनकम वो होती है जो करंट ईयर नहीं, बेस ईयर प्राइजेस को यूज करके निकलती है। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, बस यहाँ इनकम वर्ड लगा दिया और कुछ नहीं। तो ये दो बिना मतलब के टॉपिक थे। मेन जो था वो सारा भाई हमने अच्छे से करा है बेटा, लिख कर करवाया है मैंने, सच बता रहा हूं, लिख कर करवाया है। आपके लिए बहुत काम की चीज है, प्लीज अच्छे से कर लेना। तुम भी पी लो भाई पानी, पानी पियो, थोड़ी कॉफी सॉफी, थोड़ी चाय साय, मैगी सैगी, ये वाला एंजॉय करो, लेकिन फोन चलाते हुए मत पढ़ो। फोन को कहीं साइड रख दो। अगर फोन में ही देख रहे हो फिर साइड मत करना। पता चल रहा है फोन में क्लास चल रही है, ले भाई सर ने बोला है फोन साइड करने के लिए, लो फोन साइड कर दिया, तो नहीं। बताओ बच्चों, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? कैसी लगी ये क्लास? सिर्फ 1 घंटे प्योर स्टडी, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल एक्स्ट्रा वर्ड, सिर्फ प्योर स्टडीज, आप, मैं और हमारी पढ़ाई। CSEET का अभियान है ये, खत्म करना है भाई। किसे? सर पास होना है, खत्म करने का मतलब क्लियर करना है। तो प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ो यार, मन है बहुत अच्छे नंबर से पास हो। एज अ टीचर मेरी ये मेहनत, हम लोगों की ये मेहनत किस लिए है? क्यों? मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस हो चुका है, फिर भी 1 शॉट हो रहे हैं, रिविजन्स चल रही है, क्यों? क्यों भाई? ये सब किस लिए? किस लिए? मेरे को ये बता दो, क्या मेरा मकसद क्या होगा? सिर्फ एक ही मकसद है, रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, बढ़िया वाला रिजल्ट चाहिए। तो लेकर आओगे? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करोगे तो क्लास ओवर करेंगे, प्रॉमिस नहीं करोगे तो क्लास ओवर नहीं करूंगा भाई। प्रॉमिस करो, पक्का पक्का प्रॉमिस करो कि कुछ बेहतरीन लेकर आओ,
इकोनॉमिक्स में तो बेहतरीन मस्त वाला रिजल्ट आएगा, बट ओवरऑल CSWT में भी बेहतरीन आए। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत पढ़ा है। ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने खत्म करा है, डिटेल में खत्म करा है। और मिलेंगे फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। उसमें भी पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। दुनिया को दिखा तो दें कि कितनी हिम्मत है हमारे में, कितनी जान है। ठीक है, चलो तो ठीक है, नाउ टाइम ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, टाटा एंड टेक केयर।